Hello everyone, welcome to Wings Ek Udan and this is the third lecture in the series of economics. हमने अभी तक दो लेक्चर कवर किए हैं इकोनॉमिक्स में, जिसमें हमने पहले लेक्चर में बहुत ही बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी को कवर किया था। दूसरे लेक्चर में हमने मेनली जीडीपी और ग्रोथ की बात की थी। तो दोस्तों आज हम लौटे हैं फिर से थोड़ा बहुत जीडीपी के रिगार्डिंग थोड़ा हम कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस हद तक मतलब इम्पॉर्टेंट है, उसके क्या रीजंस हैं, क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों हम उसको मेजर करते हैं। उसके अलावा एक कंसेप्ट है दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जो मुझे लगता है कि वो कंसेप्ट भी हमें पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जीवीए से, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं जल्दी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, अभी तक आपको डेफिनेशन याद भी हो जानी चाहिए। दिस इज द थर्ड लेक्चर, ये तीसरी बार है जब हम जीडीपी पढ़ रहे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है दोस्तों, जहां मैंने आपको बताया था कि फाइनल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो अब किसी और में ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, जो एक फाइनल है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिसाल दी थी आटे की और बिस्किट की, आटे की और आपके इसकी ब्रेड की, कि अगर आटे को आप मेजर कर रहे हो जीडीपी में और बाद में जिस आटे से वो ब्रेड बनी है उसको भी मेजर करो, डबलिंग हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जीडीपी में सिर्फ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसी और चीज में कन्वर्ट ना हो, जो डायरेक्टली कंज्यूम कर दिए जाएं, अब उसकी वैल्यू के बारे में बात की थी। सिमिलरली मैंने कहा था आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपको पता है कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जो भी डेवलप हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन नेशनल्स की इनकम भी इन्वॉल्व थी। जब आप सिर्फ नेशनल यानी इंडियंस की इनकम जनरेशन की बात करते हैं, चाहे वो इंडिया में कर रहे हैं चाहे वो फॉरेन में कर रहे हैं, उस चीज को हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद हमने बात की थी ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट की। नेट नेशनल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन वेयर एंड टियर की बात की थी हमने कल वाले लेक्चर में। अगर किसी को याद नहीं है वो तो कल वाला लेक्चर जरूर देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी नेट नेशनल प्रोडक्ट की, यानी जीडीपी में से जब आप रेमिटेंसेस भी निकाल लेते हैं, जीडीपी में से जब आप आपके डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं, तो आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैंने कल दोस्तों आपको यह भी कहा था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट सबसे एक्यूरेट मेथड है मेजर करने का जीडीपी, नेशनल इनकम को, लेकिन फिर भी कंट्रीज जीडीपी को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों इसलिए क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। पहली बात तो ये तो आप जानते ही हैं। दूसरी बात, आप जानते हैं कि जीडीपी में डोमेस्टिक कंट्री में यानी टेरिटोरियल बाउंड्री में किसी कंट्री के अंदर बाहर की एमएनसी कंपनी का भी इनकम मेजर किया जाता है। अब ऐसी कंट्रीज जिनकी कंपनीज बाहर ज्यादा नहीं हैं, यानी उनकी अपनी इकोनॉमी में ही, अपनी कंट्री में ही मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उनका जीएनपी और जीडीपी ऑलमोस्ट बराबर होगा। लेकिन ऐसी कंट्रीज जिनकी मैक्सिमम जो इनकम है या फिर काफी एक लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम बाहर से आ रही है और अपनी इनकम उनकी कम जनरेट हो रही है अपनी इकोनॉमी में, उनके लिए जो है जीडीपी उनका कम होगा और उनका जीएनपी क्या होगा, ज्यादा होगा। और दोस्तों इसीलिए क्योंकि अलग अलग कंट्री का डेवलपमेंट लेवल अलग है और उनके डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर जो इनकम जनरेशन है वो अलग अलग है, इसलिए इकोनॉमिस्ट जो हैं प्रेफर करते हैं जीडीपी को एज अ मेथड ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट। इसीलिए दोस्तों जीडीपी जो है वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो हमेशा जीडीपी की बात होती है, एनडीपी की बात नहीं होती, जीएनपी की बात नहीं होती, एनएनपी की बात नहीं होती, हमेशा बात होती है जीडीपी की। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि हमने नेशनल इनकम तो बड़े अलग अलग किस्म के पढ़े, लेकिन असल माने में वर्ल्ड लेवल पे जीडीपी को ही कंसिडर किया जाता है नेशनल इनकम, बिकॉज ऑफ द रीजन कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेवलपमेंट लेवल है। और कंपैरिजन में जब आप कंपेयर करते हो दो कंट्री को, तो जीडीपी में कंपैरिजन एक तकरीबन कंपैरेटिवली बेटर हो पाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे कंसेप्ट से, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीवीए। दोस्तों जीवीए कुछ नहीं बल्कि जीडीपी में से जब आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट बच के आता है उसको आप कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड, जीवीए। दोस्तों जीवीए
का मकसद है आप ये मेजर कर सकें कि एक इकोनॉमी अगर डेवलप हो रही है, अगर ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो इन रिस्पॉन्स टू दैट टैक्सेशन जो है कितना बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर एक कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है साथ साथ में टैक्सेशन भी बढ़ना चाहिए। जीडीपी का बढ़ने का से जो है इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है। अगर इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है तो उस पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा। मतलब अगर टैक्स स्लैब अब नहीं बढ़ाओगे, यानी पहले 100 रुपए जनरेट हो रहा था, उसका 10% 10 रुपए ही होता है, अब 200 रुपए जनरेट हो रहा है, तो उसका 10% क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 रुपए हो जाएगा। तो अब जो टैक्स बढ़ना चाहिए, इसीलिए जब इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर देते हैं जीडीपी में से, तो आपको पता बेटर रिलेशन पता चल पाता है कि विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी इंक्रीज कितना टैक्सेशन भी इंक्रीज हो रहा है। सो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड टैक्स जीडीपी रिलेशन। जीवीए इसके लिए इस्तेमाल होता है, इसकी इतनी एप्लीकेबिलिटी है, आपके एग्जाम के पर्पस के लिए इतना ही याद रखिए। हालांकि इसमें और भी काफी कुछ चीजें समझने के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक इस अकाउंट असिस्टेंट में के एग्जाम में इतना हाई लेवल का पूछेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमी की ग्रोथ जो कैलकुलेट करने में और इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान है हमारी इकोनॉमी को। दोस्तों इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है, इसका मतलब यह है कि हमारी नेशनल इनकम ग्रो कर रही है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इनकम किसी की 100 रुपए है 2015 में, और 2016 में वो 110 रुपए हो गई, तो 10% इंक्रीज हो गया, यानी 10% की ग्रोथ हो गई, यानी इकोनॉमी ग्रो कर गई। अगर मैं बोलूं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसका मतलब आपका नेशनल इनकम ग्रो कर रहा है, नेशनल इनकम का अमाउंट बढ़ रहा है। अगर पहले वो 100 रुपए था, वो 110 रुपए हो रहा है, 120 रुपए हो रहा है, 150 रुपए हो रहा है। अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है, यानी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है ना, हम कहते हैं कि नेशनल इनकम क्या है, बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसका मतलब है कि ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर गुड्स एंड सर्विस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब वो ज्यादा कंज्यूम भी हो रही है। इसका मतलब कि सप्लाई भी ज्यादा हो रही है, डिमांड भी ज्यादा हो रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है ना। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक ग्रोथ से वेल्थ क्रिएशन हो रही है। अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि आपकी वेल्थ क्रिएशन हो रही है। वेल्थ क्रिएशन में क्या क्या आता है? वेल्थ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, वेल्थ में हमारा फॉरेक्स रिजर्व आता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। वेल्थ इंक्रीज होने का मतलब ये भी है कि आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स मूवेबल एंड नॉन मूवेबल एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? आपकी जो चीज आपके लिए, जैसे कि आप बैंकिंग में पढ़ते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो गवर्नमेंट के लिए, कंट्री के लिए एक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है, जो टनल्स हैं, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रेन्स हैं, बसेज हैं, एयरप्लेन्स हैं, वो एसेट है। तो एसेट बढ़ते हैं, वेल्थ क्रिएशन ज्यादा होती है। दूसरी बात दोस्तों, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो जॉब्स भी जनरली ग्रो होती हैं, जॉब क्रिएशन भी ज्यादा होती है, इनकम भी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होना चाहिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ऐसा भी होना चाहिए। वो अलग बात है कि जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि इंडियन इकोनॉमी में जॉब लेस ग्रोथ हो रही है, उसका क्या रीजन है क्या नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल बात करें तो जब जीडीपी ग्रो करेगा, उसके साथ साथ इनकम भी ग्रो करनी चाहिए, वेल्थ भी ग्रो करनी चाहिए, और टैक्सेशन भी ग्रो होता है। ठीक है। तो टैक्सेशन ग्रो करने से क्या होगा? गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू आएगा और गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएगी इकोनॉमी में। गवर्नमेंट सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जैसे कि नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, जैसे कि डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसान जो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वगैरह, ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजों में गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगी। तो अच्छा, इन जनरल जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। एक तो इन्वेस्टमेंट आगे जो गवर्नमेंट करती है वो भी होती है इन्वेस्टमेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है दोस्तों। तो प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी वजह से एसेट क्रिएट होते हैं, जॉब क्रिएट होते हैं, वेजेस क्रिएट होती हैं, तो एक बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसका इकोनॉमी में। उसके बाद दोस्तों क्या है? पॉवर्टी भी डिक्रीज होती है। इन जनरल अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसकी वजह से पॉवर्टी भी ग्रो होनी चाहिए। कैसे दोस्तों अगर ये इसका हम पिरामिड से समझ सकते हैं, पिरामिड डेफिनेशन समझ सकते हैं कि अगर टॉप लेवल पे इनकम जनरेट हो रही है तो एक थ्योरी है जिसको कहते हैं हम ट्रिकल डाउन थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली लोवेस्ट मासेस तक, ये मैंने पिरामिड क्यों बनाया? क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उन लोगों की जिनकी इनकम सबसे कम है। जैसे जैसे आप पिरामिड में ऊपर जाते हो इनकम सबसे ज्यादा है, तो अगर टॉप लेवल पे
इनकम जनरेट ज्यादा हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वो इनकम का फायदा लास्ट माइल तक इस पिरामिड के नीचे वाले लोगों तक, यानी सबसे गरीब लोगों तक फायदा होना चाहिए। इसको कहते हैं हम ट्रिकल डाउन थ्योरी। वो अलग बात है कि इंडिया में वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, जितनी इनकम जनरेशन हो रही है उतना ज्यादा ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो भी हम जब इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम साइड इफेक्ट्स क्या हैं या फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं डेवलपमेंट के या इकोनॉमिक ग्रोथ के। दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रॉब्लम्स ये हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आपको मालूम है कि अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज बहुत प्रोड्यूस करने हैं, उसके लिए आपको फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी है, उसकी वजह से आपको उसमें काफ़ी प्रोसेसिंग होती है, उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है तो थर्मल पावर प्लांट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना होता है, उसकी वजह से जो थर्मल पावर प्लांट से एमिशंस हो रही हैं उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्लाई ऐश नाम की चीज़ होती है एक, जो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होती है, वो एयर को पोल्यूट करता है, वाटर को पोल्यूट करता है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होती है। तभी पिछले कुछ 20-30 सालों में एक टर्म पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहते हैं कि इकोनॉमी को तो ग्रो करो, लेकिन साथ ही साथ ऐसे ग्रो करो कि जो इरिवर्सिबल चेंजेस ना लाए हमारे एनवायरनमेंट में। ऐसा ना हो कि आप डेवलप तो करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आए जब आप अर्थ के रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर चुके हो, जो आने वाली जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज बचे ही नहीं बचे। दोस्तों, इसकी एग्जांपल है कि बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम डैमेज, है ना दोस्तों। तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो एनवायरनमेंट के हैं, हमें यहाँ उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कुछ लॉसेज होते हैं, पेड़ को काटना पड़ता है, कोल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बहुत सारी रीजन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। उसके अलावा दोस्तों, इंडिया में एक पर्टिकुलर केस है कि जो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ आपका इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही हैं। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। हालांकि इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है तो हर किसी नागरिक को उसका फायदा होना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। लेकिन कुछ रीजन की वजह से, कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं। जो ज्यादा कमा रहे हैं वो ज्यादा कमाते रहते हैं, और जो कम कमा रहे हैं बेचारे और गरीब होते जाते हैं। इसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये हो गया, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, अगर आप अपने घर में देखें कि आपके मदर और फादर की जो इनकम मिला के है, उसको ऐड करके आप डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ योर हाउस, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पीपल लिविंग इन योर हाउस या आपके रिलेशन। फॉर एग्जांपल, आप, आपके फादर और आपकी मदर और आपके 2 सिबलिंग्स हैं, आप टोटल 5 लोगों घर में, ठीक है। आपके मदर और फादर की कंबाइंड सैलरी लेट्स से 50,000 60,000 है। उस 60,000 को जब आप डिवाइड करते हैं 5 के साथ, यानी टोटल नंबर ऑफ अफराद जितने घर में हैं, तो क्या आएगा वो 5 12 60, है ना। तो 12, ये जो है 60,000 है तो 12,000 पर हेड आपका हर बंदे को मिलेगा। मतलब अगर आप पर कैपिटा इनकम देखना चाहते हैं अपने घर की। सिमिलरली अगर आप देश की, कंट्री की, मुल्क की पर कैपिटा इनकम, यानी हर एक इंसान के पास कितना पैसा है देखना चाहते हैं, तो नेशनल इनकम जो भी होगी उस साल की डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन के साथ। तो जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज व्हाट? पर कैपिटा इनकम। ये हमें एक मेजर देता है कि पर कैपिटा कितना इनकम लोगों की है, कितना जो है, अगर जितने आपकी पॉपुलेशन है कितना पैसा लोगों तक पहुंच पा रहा है। ऑब्वियसली बात है, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी और अगर जीडीपी को कांस्टेंट रखा जाए तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी? कम। जहां पे पॉपुलेशन कम होगी और जीडीपी ज्यादा होगा तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो पर कैपिटा इनकम क्या है दोस्तों? सिंपल, पर कैपिटा इनकम इज नथिंग बट जीडीपी यानी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, दिस वाज पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, कल कमेंट सेक्शन में किसी दोस्त ने पूछा था कि जीडीपी को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों, आज हम वो भी डिस्कस करते हैं कि जीडीपी को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। दोस्तों, जीडीपी को मेनली 3 तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 1 तरीका है आउटपुट अप्रोच, ठीक है। नंबर 2 है एक्सपेंडिचर अप्रोच और नंबर 3 है इनकम अप्रोच। अब आउटपुट अप्रोच वही है जो मैं डेफिनेशन में आपको बार बार बता रहा हूं कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन सब की वैल्यू को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। एड्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड।
जो भी मार्केट वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन जो है, ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो मार्कर है, इस मैन्युफैक्चरर ने इसको 20 रुपए में बनाया, लेकिन मार्केट में उसने कितने का बेचा? 25 रुपए का। तो मैं 20 रुपए वैल्यू नहीं लूंगा, मैं 25 रुपए वैल्यू लूंगा इसकी। सिमिलरली ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर की वैल्यू जो है लेट्स से आपके मार्केट, ये जो मैन्युफैक्चरर था उसको 50 रुपए का पड़ा, लेकिन उसने मार्केट में कितने का बेचा? 60 रुपए, तो मैं 60 रुपए का इसको मानूंगा। तो ऐसे सिमिलरली हर गुड एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस हुई, चाहे वो पेन है, चाहे डस्टर है, चाहे आपका पेंसिल है, चाहे या फिर वो जहाज है, सब जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं एक साल के अंदर, इकोनॉमिक साल के अंदर, उन सबको मैं जब ऐड करता हूं उसको कहते हैं आउटपुट अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। दूसरा तरीका क्या है कैलकुलेट करने का? एक्सपेंडिचर अप्रोच। दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं कि एक साल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है हमारी इकोनॉमी में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, यानी जो लोग कंजम्पशन कर रहे हैं वो कितना एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, यानी कितनी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्ट कर चुका है, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, और नेट एक्सपोर्ट कितना है। ठीक है दोस्तों, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इन सबको जब हम ऐड करते हैं ये भी हमें एक जीडीपी का एक मेजर देते हैं। तो दोस्तों बात तो एक ही हो गई, या तो आप उन चीज की वैल्यू की फाइनल वैल्यू को ऐड कर लो जो मार्केट में पहुंची प्रोड्यूस होके गुड्स एंड सर्विसेज की, या फिर आप जितने लोगों ने खर्चा किया उसको ऐड कर दो, है ना। मिसाल के तौर पे मैं ये बोलता हूं कि भाई 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। अगर 100 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई तो यानी वो 100 रुपए खर्चेंगे भी ना लोग उसको खरीदने के लिए, तो जितना खर्चा है, जितना मार्केट वैल्यू है उतना ही खर्चा भी होगा, है ना। सिमिलरली इनकम अप्रोच है दोस्तों। इनकम अप्रोच में क्या होता है? इनकम अप्रोच में आप देखते हैं कि एक साल के अंदर कितने लोगों ने कितने वेजेस कमाई, कितने प्रॉफिट्स कमाए, कितना रेंट कमाया, इन सबको ऐड करने के बाद भी आपको जीडीपी का एक आइडिया मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीके हैं देखने के कि कैसे कैसे आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये एक जनरल, मुझे लगता है कि इसके साथ जीडीपी का एक टॉपिक कंक्लूड होता है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉमिनल जीडीपी और यानी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, या फिर उसको आप बोल सकते हो कांस्टेंट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट करंट प्राइसेस आल्सो। और उसके अलावा फिर हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो है लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल है आपके इकोनॉमिक टॉपिक के लिए। तो दोस्तों फिर हम एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों अब हम आते हैं जरा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग ये चीज जिंदगी में अपनी लाइफ में बहुत बार देख भी चुके हैं। आपको पता है जब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है मार्केट में, है ना, उसकी कुछ डिमांड है और कुछ उस डिमांड के विद रिस्पेक्ट टू डिमांड उतनी ही सप्लाई भी है, या फिर कम है या फिर ज्यादा है। यानी लेट्स से आजकल रमजान में आप जानते हैं कि वाटरमेलन, तरबूज जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ना। तो वाटरमेलन की डिमांड क्यों है? क्योंकि इफ्तार पे मैक्सिमम लोग वो खाते हैं और वो एक वाटर का सोर्स का अच्छा ज़रिया है आपकी बॉडी में, मतलब ये प्रॉपरली अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए एक अच्छा तरीका है। मान लीजिए कि रमज़ान में 100 लोग उसको डिमांड कर रहे हैं एक एरिया में, लेकिन नॉर्मली 50 लोग ही उसको खाएंगे अगर रमजान नहीं होगा तो, या गर्मियां नहीं होंगी तो होगा क्या बेसिकली? अगर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, यानी मार्केट में 100 किलो है लेकिन डिमांड 200 किलो की थी, तो जो 100 किलो वाले लोग हैं जिनके पास वो है 100 किलो, तो वो उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। ये चीज आपने ऑब्जर्व की है ना। और अगर मार्केट में डिमांड 50 किलो की है, आपने 200 की लाया हुआ है, उस केस में क्या होगा? जो आप सप्लायर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो देखेंगे कि हम लोगों के पास जो है इतना है नहीं, मतलब इतनी डिमांड नहीं है, और लेकिन हमारे पास माल बहुत पड़ा हुआ है, अगर ज़्यादा देर पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। तो क्या करेंगे? वाटरमेलन की प्राइस को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ताकि लोग ज़्यादा खरीद सकें। यही है लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड। तो शुरुआत करते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड से।
लॉ ऑफ डिमांड दोस्तों कहता है कि द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस प्रोवाइडेड द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। कहता है कि किसी भी चीज की डिमांड जो है उसकी प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि जितनी कम प्राइस होगी उतना ज्यादा डिमांड होगा, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना कम डिमांड होगा। और दोस्तों इसके लिए हम एक ग्राफ भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ग्राफ है। ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। तो देखो दोस्तों, जैसे ही प्राइस आप बढ़ाते हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, कम। और जैसे ही प्राइस को कम करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, ज्यादा। सिंपल है, हम अपने इसको डे टू डे लाइफ में हम इसको देखते भी हैं कि जिस चीज की डिमांड कम हो पर क्वांटिटी ज्यादा पड़ी हो उसकी क्या हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी। जिस चीज में जो है डिमांड ज़्यादा हो पर उसकी सप्लाई कम हो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी की तरह दोस्तों हम लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। यानी किसी भी चीज, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई ज्यादा होगी अगर उसकी प्राइस ज्यादा मिल रही होगी सप्लायर को, और कम होगी और उसकी प्राइस क्या होगी, कम मिल रही होगी सप्लायर को। इस केस में आप सोचो कि अभी हम देख रहे थे एज अ कंज्यूमर के बेसिस पे कि कंज्यूमर कैसे फील कर रहा है मार्केट में, पर सप्लायर जो है, जो दुकानदार है, वो कैसा फील करेगा, वो चाहेगा कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा मिले। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा मिल रही है तो सप्लाई ज्यादा करेगा वो, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम मिल रही है मार्केट में उसकी सप्लाई क्या करेगा, वो कम करेगा। तो उसका दोस्तों ग्राफ क्या बन जाता है, ऐसा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कम प्राइस पे कम सप्लाई और ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई। ये है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस प्रोवाइडेड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने बोला, बार बार मैं बोल रहा हूं, प्रोवाइडेड द अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये अदर फैक्टर्स क्या है दोस्तों? अदर फैक्टर्स का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं लेट्स से चाय की, अगर मैं बोलूं कि चाय की जो डिमांड है अगर उसकी प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर चाय की प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तब होगा जब अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट है, यानी चाय के ऑल्टरनेट, चाय का जो ऑल्टरनेट है यानी कॉफी या फिर ग्रीन टी है ना, अगर चाय के जो ऑल्टरनेट चीज हैं उनका प्राइस कांस्टेंट रहे तब कहीं जाके ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, यानी ये लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब ऐसा ना हो कि चाय की प्राइसेस भी वेरी कर रही है और कॉफी की प्राइसेस भी वेरी कर रही हैं, या फिर जो चाय में बनाने वाली चीजें हैं जैसे कि दूध, जैसे कि चीनी, जैसे कि चाय पत्ती, इन चीजों की प्राइस इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तब कहीं जाके वैलिड होगा। अगर ऐसा हो गया कि इन चीजों की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी मैं बोल रहा हूं कि हाँ भाई चाय की क्वांटिटी कम डिमांड में आएगी अगर प्राइस ज्यादा होगी, और चाय की क्वांटिटी ज्यादा डिमांड में आएगी अगर प्राइस कम होगी। ये तभी ट्रू होगा जब ऑल्टरनेट जो है वो क्या होगा, वो उसकी प्राइस चेंज नहीं हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, और ये था लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड दोस्तों। और कल हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ लौटेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और आगे कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स आएंगे। तो उम्मीद है कि आप को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा एड्रेस हो सकता है आपके डाउट्स को एड्रेस करें। तो दोस्तों कल मिलेंगे इसी समय होपफुली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे कि हमारे वीडियोस लेटेस्ट कब आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।